हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग फ्रिक्शन के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फ्रिक्शन की बेसिक डिफिनीशंस जान ली थी, फ्रिक्शन क्यों काम करता है इसको हमने सीख लिया था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, जिसमें ये बताया था मैंने कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो म्यू एन के बराबर होगा। तो इस क्लास के अंदर में हम लोग फ्रिक्शन के छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स पर टारगेट करके उन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो मैं एक एक करके ये बातें कहूँगा और तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो फ्रिक्शन है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू एन। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एन। एन निकालना पड़ेगा आपको, गेट इट। एन इज नॉट एम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एन को कभी भी एम जी मत कर दीजिएगा, एन को निकालिएगा एन इक्वल टू एम जी नहीं करके, जो तरीका से जिससे भी मालूम चले आपको एन निकालना है। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा फ्रिक्शन का? तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल वैल्यू फ्रिक्शन का होगा म्यू एन, या जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसमें से जो कम हो, उसमें से जो लेस हो, वही एक्चुअल वैल्यू होगा। और जब एक्चुअल वैल्यू फ्रिक्शन का मिलेगा तो याद रखिएगा, तब हम टोटल कांटेक्ट फोर्स निकाल सकेंगे। टोटल कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि आपका एक्चुअल फ्रिक्शन और प्लस नॉर्मल दोनों को स्क्वायर करके रूट करेंगे तो टोटल कांटेक्ट फोर्स मिलेगा। अब ये रहा हम लोग का कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को इलेबोरेट करेंगे। चलिए हम लोग एक छोटा सा सवाल लेते हैं। यहां पर एक ब्लॉक है, मान लीजिए कि ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। मैं म्यू का वैल्यू ले रहा हूं, इस जगह पर म्यू का वैल्यू 0.3 है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहां पर अगर एक फोर्स F लगता हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। ध्यान दीजिएगा, आप बार बार बताएं मुझे, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नॉर्मल क्या है, फ्रिक्शन मैक्स क्या है, ये सारी चीजें बताइएगा। फ्रिक्शन मैक्स क्या है, एक्चुअल फ्रिक्शन क्या है, टोटल कांटेक्ट फोर्स आर क्या है, ये सारी चीजें बताइए। ये सवाल यही रहेगा, हर बार यही सवाल पूछा जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एफ है दिया हुआ, इस एफ का वैल्यू अगर हम सबसे पहले 10 न्यूटन मान लें कि हमने इस ब्लॉक को चलाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो मुझे ये बताइए कि इन सवालों के उत्तर क्या होंगे। सबसे पहली बात, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो 10 न्यूटन। नॉर्मल क्या है? आप जानते हैं नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है यहां mg है यानी कि 100, तो n का वैल्यू 100 है। आप जानते हैं अभी तो n इक्वल टू 100 होगा ही होगा। फ्रिक्शन मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, यानी 0.3 इंटू 100, दैट मीन्स 30 न्यूटन। एक्चुअल फ्रिक्शन क्या है? एक्चुअल फ्रिक्शन 30 और 10 में से जो कम होगा वही है, यानी एक्चुअल फ्रिक्शन इधर की ओर 10 न्यूटन है। तो आप देख लीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आइए कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए, तो कांटेक्ट फोर्स में आपका नॉर्मल और यही दोनों कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होगा एक्चुअल फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन होगा कि जरा एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन होगा दिस माइनस दिस यानी कि 0। इतने सारे सवाल बन सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो 10 न्यूटन है इसको मैंने बढ़ा दिया और यहां पे लिख दिया मैंने 60 न्यूटन। अब क्या होगा? फिर से सारे सवालों को बनाया जाए। तो सबसे पहली बात, एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? तो अब ये बदल गया 60 न्यूटन। नॉर्मल कितना है? 100 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? म्यू एन, यानी वो 30 न्यूटन ही रह जाएगा। अब एक्चुअल फ्रिक्शन कितना होगा? ये 60 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है। इन दोनों में से जो कम होगा फ्रिक्शन उतना ही होगा, यानी 30 न्यूटन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 न्यूटन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू 30 न्यूटन। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? 30 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, दोनों फोर्स हो गए। एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 60 माइनस 30, यह 0 नहीं होगा, 60 माइनस 30 बटे 10, यानी कि दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स बाय मास
या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा किस तरह से हम लोग चीजों को यहां पे कॉन्टेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स के हर वैल्यू के लिए ये सारी चीजें बदल सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सीखा। अब अगला पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब n इक्वल टू mg पे आ जाइए। कभी कभी n mg बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे इस केस में आइए, यहां पर एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, मैं यहां पे 60 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूं और ये मैं लगा रहा हूं 30 डिग्री पे। यहां पे म्यू का वैल्यू है 0.2। सारे सवाल वही हैं कि आप सबसे पहले बताइए कि फोर्स कितना है, तो नॉर्मल कितना है, वगैरह वगैरह। तो ध्यान दीजिए कि यहां पे नॉर्मल निकालना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सबसे पहले इसको ब्रेक किया जाए। तो ध्यान दीजिए, इसको जब ब्रेक करेंगे हम यहां पे, तो 60 cos 30 होगा एंड 60 sin 30 होगा। तो 60 sin 30 होगा 30 न्यूटन और ये हो जाएगा 30√3 न्यूटन। इसके बाद यहां पे लिखिए नॉर्मल, यहां पे लिखिए वेट यानी कि 100 न्यूटन, और यहां पे देखिए आप पीछे की ओर आपको लिखना पड़ेगा फ्रिक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपने तो ब्रेक कर दिया, अब जरा नॉर्मल बताइए। नॉर्मल कैसे पता चलेगा? n प्लस 60 sin 30 इक्वल टू 100। अब देखिए n प्लस ये हो गया 30 प्लस इक्वल टू 100, यानी n का वैल्यू 70 न्यूटन है, न कि 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन वाज द वेट, तो n का वैल्यू यहां पे 70 न्यूटन ही निकला। इसलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स है 30√3 माने 17, कम से कम 51 न्यूटन के आसपास हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि √3 का वैल्यू मैं 1.7 पुट कर रहा हूं, तो 30√3 करीब करीब हो गया 51 न्यूटन। आइए अब चीजों को देखते हैं। नॉर्मल का वैल्यू 70 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हुआ? फ्रिक्शन मैक्स म्यू एन, म्यू का वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू n यानी 70, कितना हो गया? 14 न्यूटन। तो ये रहा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन 14 न्यूटन। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल 70, मैक्सिमम फ्रिक्शन 14 न्यूटन, एक्चुअल फ्रिक्शन कितना हुआ? जी तो मैक्सिमम है ना, एक्चुअल कितना है? एक्चुअल इसमें और इसमें, सॉरी इसमें, ये जो 51 न्यूटन आपका बाहरी फोर्स है, इसमें और इसमें देख लीजिए, जो छोटा होगा फ्रिक्शन उतना होगा। तो ये छोटा है, इसलिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू 14 न्यूटन। तब तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बॉडी चलेगी लगता है, इसलिए अब हम यहां पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। 51 माइनस 14 बाय मास यानी कि 10, आप आगे बढ़ जाइए, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा आगे की ओर। अगर कोई आदमी पूछेगा कि भाई टोटल कांटेक्ट फोर्स बताइए, तो कैसे बनाएंगे? टोटल कांटेक्ट फोर्स यहाँ दो ही प्रकार के हैं, एक है फ्रिक्शन और एक है नॉर्मल। तो फ्रिक्शन कितना है? 14, और नॉर्मल कितना है? 70 स्क्वायर, जो भी होता हो इतना न्यूटन आपका टोटल कांटेक्ट फोर्स होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल कभी कभी 60 mg नहीं होगा। गौर कीजिएगा, सारे विधि विधान के साथ, गाजे बाजे के साथ नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मल कैलकुलेट करने के बाद मामला आगे बढ़ेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक दो सवाल और लेंगे इसमें। क्वेश्चन है कि भाई एक बहुत आसान क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, चूंकि 11th क्लास में बहुत ज्यादा टफ सवालों को बनाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत शुरुआत ही कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए, यहां पर 20 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहां पे जो जमीन है रफ है और म्यू का वैल्यू 0.4 है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना फोर्स लगा दूंगा कि ये स्लाइड किया जा सकेगा। व्हाट इज द फोर्स सो दैट इट कैन बी स्लिड। सवाल है कि व्हाट इज द फोर्स सो दैट इट कैन बी स्लिड। इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे ले लेंगे हम, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना होगा उतना फोर्स लगा देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़िए, अब पहले नॉर्मल देखना पड़ेगा, हम लोगों को नॉर्मल नहीं पता है। यहां पे ये रहा नॉर्मल, ये रहा 200 का आपका वेट। तो आप आंसर लिखेंगे n माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू 5, n माइनस mg इक्वल टू ma, इसलिए n का वैल्यू आएगा 300 न्यूटन। n का वैल्यू आया 300, इसलिए फ्रिक्शन मैक्स का वैल्यू आया म्यू n 0.4 इंटू 300 यानी 120 न्यूटन।
ये 120 न्यूटन का यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, तो आपको भी कम से कम 120 न्यूटन यूज करना पड़ेगा, तो ये बॉडी आगे की ओर चल पड़ेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दूसरा जो हम लोग का कंसेप्ट था, दूसरा जो पॉइंट था कि नॉर्मल का वैल्यू आप mg लेने की हड़बड़ी मत कीजिएगा, पूरे तरीके से बनाइएगा, उसको नॉर्मल निकालिएगा फिर आगे बढ़िएगा। यहीं पर छोटी छोटी एक दो चीजें हैं जैसे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, हल्की फुल्की चीजें हैं, वो कहती हैं सबसे पहली बात कि व्हाई पुलिंग इज इजी, व्हाई पुलिंग इज इजी एंड पुशिंग डिफिकल्ट। किसी चीज को पुल करना आसान है और पुश करना डिफिकल्ट है, क्यों? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे। इसको कोई पुल करेगा तो कैसे पुल करेगा, ऐसे, और इसको कोई पुश करेगा तो कैसे पुश करेगा, ऐसे। ध्यान दीजिएगा, इस केस को देखिए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो आएगा f cos थीटा और f sin थीटा, और यहां रहेगा नॉर्मल और यहां रहेगा mg, और इधर की ओर आपको फ्रिक्शन लगेगा। तो ध्यान देना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना है, इस पे आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आप देखिए कि इस केस में f जो है ऊपर की ओर लगा है, ध्यान दीजिएगा, इस केस में f ऊपर की ओर लगा है, इसलिए n प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg होगा, इसलिए n बराबर होगा mg माइनस f sin थीटा। तो n का वैल्यू घट गया है, क्योंकि आपने इसको ऊपर खींचा है तो n का वैल्यू घट गया है। n के वैल्यू के घटने से फ्रिक्शन मैक्सिमम का वैल्यू भी घट जाता है, और तब जब फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाता है तो इसको इक्वेट करने के लिए जो यहां फोर्स चाहिए उसका भी वैल्यू कम रहता है, इसलिए इसको खींचना आसान पड़ता है। इस वाले केस में क्या हो जाता है कि आप देखिएगा कि ये वाला हो गया f cos थीटा और ये हो गया f sin थीटा, नॉर्मल ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर और फ्रिक्शन पीछे की ओर। आप इधर पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। आप ठीक से देखिए कि नॉर्मल की क्या स्थिति है, n बराबर f sin थीटा प्लस mg हो रहा है, n ऊपर f sin थीटा नीचे mg नीचे, तो n का वैल्यू हो गया इतना और फ्रिक्शन मैक्स का वैल्यू हो गया म्यू n। तो आप ठीक से देखिए, n का वैल्यू यहां है mg माइनस f sin थीटा, यहां है mg प्लस f sin थीटा, तो n कहां ज्यादा है, n यहां ज्यादा है। n ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां ज्यादा है, वो यहां ज्यादा है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को जब आप ओवर रूल करेंगे तभी ना ब्लॉक चलेगा, इसलिए यहां पर ब्लॉक को चलाने के लिए आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स देने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पुलिंग आसान है, पुशिंग डिफिकल्ट है। आप किसी चीज को, कुर्सी को, आप जैसे बक्से को आप खींच के और पुश करके देख लीजिए, हम लोग सही कह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दो तीन चीजें सीखी। सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है म्यू एन, वो फ्रिक्शन का रियल वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन का वैल्यू जो n है वो कुछ भी हो सकता है, mg भी हो सकता है, और भी कोई वैल्यू n के आ सकते हैं। अब आगे हम लोग ध्यान दें जरा सा कि जो स्लोप है आपका, इस पे क्या स्थिति है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की स्थिति मत पूछिए, नॉर्मल की स्थिति पूछिए। मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को यहां रखा, मास m रहा, तो जरा सबसे पहले इस पे लगे हुए फोर्सेस को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रहा नॉर्मल, और जो mg है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर की ओर आएगा mg sin थीटा और इधर की ओर आएगा mg cos थीटा। अब ध्यान से देखिए फ्रिक्शन किधर जाएगा, तो n और mg cos थीटा तो आपस में बराबर हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब कोई ब्लॉक किसी वेज पे जाता है तो नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा होता है। नॉर्मल का वैल्यू आपको मिल चुका है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, यानी अगर mg sin थीटा कम है, ये वैल्यू कम है इससे mg cos थीटा से, म्यू mg cos थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगर mg sin थीटा कम है, म्यू mg cos थीटा ज्यादा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा ही होगा। तो ऐसे केस में ब्लॉक नहीं चलेगा, नो एक्सेलरेशन, ऐसे रुका रहेगा, ब्लॉक पड़ा रहेगा। लेकिन अगर mg sin थीटा ही ज्यादा हो गया, तो अगर mg sin थीटा मोर देन म्यू mg cos थीटा है, तब तो ये वैल्यू कम पड़ जाती है। मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन कितना होता है,
पुलिंग फोर्स और फ्रिक्शन मैक्स में से जो कम होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो यहां पर mg sin थीटा कम है, तो अगर कम है तो फ्रिक्शन उतने ही के बराबर होगा, तो भाई बैलेंस हो गया और ये बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया, mg sin थीटा इज मोर देन दिस, तब ऐसी हालत में फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा ये, इन फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, और तब बॉडी इधर की ओर आएगी क्योंकि ये ज्यादा है, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने ये चीज एक दो बार और पढ़ी है। अगर कोई चिकना सरफेस हो, चिकना इंक्लाइन हो, तो उसमें a का वैल्यू होता है g sin थीटा। लेकिन अगर वो सरफेस रुखड़ी हो, तब बॉडी के नीचे आने की कंडीशन में एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू जी sin थीटा, म्यू जी cos थीटा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन होगा, हो सकता है ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये और ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसीलिए आइए हम लोग इस पर एक सवाल बना लेते हैं। जरा सा क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक ब्लॉक है, ये स्लाइड है, 30 डिग्री का स्लाइड है, इस पे 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है, म्यू का वैल्यू 0.2 है। सबसे पहले ये बताइए कि इधर आएगा कि नहीं आएगा, रुका रहेगा या एक्सेलरेशन होगा तो कितना होगा, ये सब पूरी चीजें बताइए। कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत कीजिए। n mg sin थीटा mg cos थीटा, आइए चेक कर लेते हैं। mg cos थीटा कितना होगा जरा बताइए। 100 इंटू कॉस थीटा यानी √3/2, 50 √3, करीब करीब 85 न्यूटन, और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू मैंने निकाल दिया 85 न्यूटन, mg sin थीटा का भी वैल्यू मैंने निकाल दिया। उधर कौन सा फोर्स होना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी में इधर की ओर स्लाइडिंग टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन उधर जाएगा। अगर जाएगा तो Fr मैक्स निकाल के देख लेते हैं। फ्रिक्शन मैक्स होगा म्यू n, यानी 0.2 इंटू 85, यानी 0.2 इंटू 85 होगा 10 और 17, करीब करीब आपको 17 न्यूटन का आया, 17 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 17 ही होगा। तो एक्चुअल कितना होगा मैंने आपको पहले बताया है, ये है 50 न्यूटन, ये है 17 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का एक्चुअल वैल्यू होगा 17 न्यूटन। आपने देखा mg sin थीटा ज्यादा है, म्यू mg cos थीटा कम है, इसलिए फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा के बराबर है और वो 17 न्यूटन के बराबर है। तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, तो एक्सेलरेशन होगा 50 माइनस 17/10, 50 में से 17 जाएगा 33/10, 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सुंदर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात मान लीजिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं, टोटल कांटेक्ट फोर्स बताइए। तो इस केस में टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या होगी, टोटल कांटेक्ट फोर्स होगी n, और ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस हैं, तो n का वैल्यू क्या है 85 स्क्वायर, प्लस एक्चुअल फ्रिक्शन क्या है 17 स्क्वायर का रूट, जो भी आता हो ये टोटल कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, चीजें उनको हैबिट बनाइए। n निकालिए, n निकालने के बाद म्यू n निकालिए, म्यू n निकालने के बाद एक्चुअल फ्रिक्शन को पता कीजिए, और जब एक्चुअल फ्रिक्शन आपको पता चल जाए तब आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि जब चीजें चलती हैं तो वहां पे दो म्यू के वैल्यू दिए जाते हैं। अब ये जो है मामले को और कॉम्प्लिकेट करता है। आपको स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों कोफिशिएंट दिए जाते हैं, उन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि बॉडी चल रही है कि नहीं, और अगर बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज कर लीजिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग इस जगह पे देखेंगे, ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल होगा। सुंदर क्या, एक ही चीज तो बार बार पूछी जाती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जितने भी सवाल हैं आपकी किताब में, सब सिर्फ 5% का अंतर है, बाकी वो सारे के सारे सेम कंसेप्ट पे हैं। इसलिए हम लोग उन चीजों को सीखने पे जोर डाल रहे हैं जो अक्सर आती हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं इस फोर्स, इस पे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, 37 डिग्री पे लगाया। यहां पे मैं बता रहा हूं कि म्यू एस का वैल्यू है 0.4 और म्यू के का वैल्यू है 0.2, और ये है 10 किलोग्राम का बॉडी।
तो बताइए कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कि एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, आप पूरा बताइए। हम लोग क्वेश्चन पूछने के बजाय सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो ब्लॉक है 10 kg का यहाँ रखा हुआ है, इसमें दो वैल्यू दिए हुए हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 का मतलब है जब तक चलता नहीं है तब तक 0.4 लीजिएगा। माने 0.4 का यूज ये देखने के लिए करना है कि वो चलेगा कि नहीं। अगर नहीं चला तो इस पे आंसर देंगे, और अगर चल गया तो इस पे फिर से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे तो सबसे पहला काम है, पहले कैलकुलेट तो करिए आप। तो 100 cos 37, 100 sin 37, 100 cos 37 का वैल्यू हुआ 80 न्यूटन, 100 sin 37 का वैल्यू हुआ 60 न्यूटन। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया 100, और इधर साइड में फ्रिक्शन आएगा। देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल कितना है, तो n प्लस 60 इक्वल टू 100 है, तो n इज इक्वल टू 40 न्यूटन हो गया। n का वैल्यू 40 न्यूटन, बहुत ही सिंपल। और जब n का वैल्यू 40 न्यूटन है तो फ्रिक्शन मैक्स का वैल्यू क्या है, वो म्यू n है, यानी 0.4 इंटू ये, यानी 0.4 में जब आप गुना करेंगे इससे तो आएगा 40 में, हाँ 16 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्स आ गया 16 न्यूटन। फ्रिक्शन एक्चुअल कितना होगा, इसको खींचने वाली फोर्स कितनी है 80, ये मत ले लीजिएगा, ये लेना है। टेंजेंशियल फोर्स से फ्रिक्शन मुकाबला करता है। फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स। कोई टेढ़ी मेढ़ी फोर्स को फ्रिक्शन के इक्वेट नहीं करना, आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। तो 80 न्यूटन खींचने वाला फोर्स है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली कितना होगा, 16 न्यूटन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी, हाँ, अरे बॉडी तो चल रही है। जब बॉडी चल रही है तो इतना जानने के बाद अब हमें ये यूज करना है। जब चल रही है तो जब चलने लगेगी तो जो इंटरलॉकिंग है वो कमजोर पड़ जाएगी, और जब कमजोर पड़ जाएगी तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन यानी 0.2 करके फिर से कैलकुलेट करेंगे। फिर से अगेन करिए अब। तो नॉर्मल का वैल्यू आया 40 न्यूटन, फ्रिक्शन मैक्स आया आपका 0.2 इंटू 40, आप समझ गए ना, 8 न्यूटन। देखिए जब पता लग गया कि बॉडी चल रही है तो अब हम म्यू के का वैल्यू रख के और फिर से सारी चीजें निकालेंगे, क्योंकि जब चलेगा तो एक्सेलरेशन बताना है। तो चलते समय ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन यूज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन मैक्स मिल गया। तो फ्रिक्शन एक्चुअल कितना होगा, तो 8 न्यूटन के बराबर होगा, बिकॉज दैट 80 है और वहां पे 8 है, तो 8 न्यूटन होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 80 माइनस, यहां पे भी 8 हो जाएगा, ये 80 माइनस 8 बाई दिस इज 10, तो हो जाएगा आपको 72 बाई 10, दिस इज 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन रहा उधर की ओर। What is the total contact force R? Total contact force R will be N, that means 40 square plus 8 square का रूट while moving। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि फ्रिक्शन टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स, टोटल जो पुलिंग फोर्स है वो उसका मुकाबला करेगा। समझ गए इस चीज को। चलिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग। जितने प्रकार के क्वेश्चंस जनरली ऑब्जेक्टिव में रहते हैं हम लोग उन सबको पकड़ लेंगे। मान लीजिए यहां पे एक दीवार है, दीवार पे यहां पे एक ब्लॉक टिका हुआ है, म्यू का वैल्यू 0.2 है। ये ब्लॉक 5 किलोग्राम का है, यहां पे म्यू का वैल्यू 0.2 है। क्वेश्चन है कि यहां पर कितना फोर्स मैं इधर से लगाऊं, कितना फोर्स, या चलिए मैं फोर्स बता ही देता हूं, 20 न्यूटन है। ये 20 न्यूटन वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो 30 डिग्री पे है। अब ठीक से देखिए, ये ब्लॉक है, कोई किताब है या जो कुछ भी है, मैंने नीचे से एक फोर्स लगाया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये किताब गिरेगी कि रहेगी, क्या होगा, नॉर्मल होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो भी आप करके दिखाएं। फिर से वही काम, ये दीवार के अगेंस्ट लगा हुआ है। जैसे मैंने कलम को ऐसे करके दबाया हुआ है, ऐसे करके, तो आप देख रहे हैं ना, मैंने नॉर्मल अंदर की ओर लगाया है। नॉर्मल लगाया है तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल के कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ये जो फोर्स है आपका, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये हो गया 20 cos 30 और ये हो गया 20 sin 30, यानी कि 10 न्यूटन। ये हो गया 10√3 यानी कि 17 न्यूटन लमसम। नॉर्मल किधर है, यहां से नॉर्मल इधर की ओर आएगा,
ठीक है। एक इसमें एक आपको देखना पड़ेगा कि इसमें टेंजेंशियल फोर्सेस कहाँ है, ये तो पता लगाना पड़ेगा हमें कि फ्रिक्शन है किधर। तो एक टेंजेंशियल फोर्स 30 दिख रही है मुझे, ये वाली फोर्स 17 न्यूटन, लेकिन एक यहाँ पे 50 न्यूटन का वेट काम कर रहा है। अब सोच के आप बताइए कि टेंजेंशियल फोर्स किधर है, नीचे है कि ऊपर है। तो याद रखिएगा 50 है, ये 17 है, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स 15, 50 और 17 मिला जुला के आपको देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पे आ जाए। तो n ये इधर और ये इधर, तो n इक्वल टू 10 न्यूटन साफ पता चल गया। देख लीजिए n और 10, n का वैल्यू 10 के बराबर है क्योंकि अन्य कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है। n का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 10। फ्रिक्शन मैक्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन मैक्स होगा म्यू n 0.2 इंटू n, यानी कि 2 न्यूटन मात्र। फ्रिक्शन मैक्स 2 न्यूटन होगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग गौर करें कि पुलिंग फोर्स किधर है। ध्यान दीजिएगा, पुलिंग फोर्स किधर है। पुलिंग फोर्स 50 टेंजेंशियल देखिएगा, 50 न्यूटन और 17 न्यूटन को जोड़ने से जो बनेगा, तो 50 और 17 जोड़ेंगे तो 33 न्यूटन बनेगा डाउनवर्ड, 33 न्यूटन डाउनवर्ड। 50 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 न्यूटन डाउनवर्ड। और जब 33 न्यूटन डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स है तो फ्रिक्शन कितना होगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए याद रखिएगा फ्रिक्शन एक्चुअली कितना होगा, सबसे पहली बात तो ऊपर होगा, और कितना होगा तो 2 न्यूटन के बराबर होगा। अब बताइए कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा 33 डाउनवर्ड माइनस 2 अपवर्ड बाई 5, जो भी आता हो ये 31/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। गौर कीजिएगा फ्रिक्शन बहुत बेवफा है, मतलब फ्रिक्शन सामने वाले फोर्स को देख के अपना डायरेक्शन बदलती है। यहां पे आपने देखा कि 50 नीचे है और 17 ऊपर है। अगर ये 17 के बजाय 70 न्यूटन होता तब इसके अंदर किधर जाने की टेंडेंसी होती, ऊपर। तब ऐसे में ये फ्रिक्शन किधर चला जाता, नीचे। अब सारा कुछ बदल जाता। जैसे आइए हम लोग चेंज कर दे मामले को, इसको 200 न्यूटन कर देते हैं और तुरंत सारी चीजें जो है बदल जाएंगी। जैसे ही इसको 200 करेंगे बस सारा आंसर बदल जाएगा। अब चेक करते हैं क्या क्या बदल जाएगा। आइए, जैसे ही हमने नीचे से 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 200 cos 30 हो जाएगा ये, तो जाहिर है कि ये हो जाएगा आपका 170 न्यूटन। cos 30 √3/2, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा 100 न्यूटन। देख लीजिए चीजें बदल गई। 100 न्यूटन ये हो गया और ये 170 न्यूटन हो गया। 200 cos 30 170 न्यूटन। पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं हम, तो n इक्वल टू 100 न्यूटन, भैया इसमें कोई शक नहीं है, n निकल गया। फ्रिक्शन मैक्स भी लगे हाथों निकाल ही लीजिए, तो 100 इंटू 0.2 यानी कि 20 न्यूटन, ये भी निकल गया। अब आइए जरा सा पुलिंग फोर्स देखते हैं कि ये फोर्स जो इसको पुल करने वाला है, जो स्लाइड करने वाला फोर्स है, वो कितना है। तो ये 50 नीचे और 170 ऊपर। अच्छा, यानी कि पुलिंग फोर्स अपवर्ड है 120 न्यूटन, अपवर्ड है। लेकिन जब पुलिंग फोर्स अपवर्ड है तो ये फ्रिक्शन सीधे पलटी मार जाएगा और फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। देखा आपने, फ्रिक्शन उधर के बजाय अब इधर लग रहा है। तो अब बताइए कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, कितना लग रहा है। तो 120 और 20 में से कौन कम है, तो 20 न्यूटन। किधर लगेगा, इधर लगेगा। देखा आपने, डायरेक्शन भी पलट गया, मैग्नीट्यूड भी बदल गया, सारा कुछ आपको बदल गया। इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन से पहले गौर कीजिएगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितनी है। जिधर होगी टोटल फोर्स, टेंजेंशियल वाली पुलिंग फोर्सें जितनी होंगी, उसके उल्टा साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें से कोई बड़ी फोर्स इधर से उधर घूम गई तो फिर फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन बदल देगा, क्योंकि फ्रिक्शन को स्लाइडिंग रोकनी है, स्लाइडिंग किधर भी हो। अगर मैं इस कुर्सी को इधर खींचना चाहता हूं तो फ्रिक्शन उधर रहेगा, अगर मैं उधर पुश करूंगा तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन सामने वाले फोर्स को देख के तय करना है। तो अब बताइए कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा 120 ऊपर और 20 नीचे। 120 माइनस 20 बाई 5 यानी कि 100/5, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। ऊपर एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन नीचे रह के उसको अपोज करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। ये सारे सवाल जो हैं थोड़े थोड़े अलग हैं, 5-5%, और जैसे कि आपकी किताब में भी दिए हुए होंगे, सारे सवालों में बहुत बेसिक मिन्यूट फर्क है। एक ही चीज़ को बार बार बताया जाता है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक में समझ गए होंगे कि आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। एन निकालेंगे, फ्रिक्शन मैक्स निकालेंगे, म्यू एन, और म्यू एन निकालने के बाद पुलिंग फोर्स देखेंगे कि भैया टेंजेंशियल कितनी फोर्स है जो स्लाइड करने जा रही है। उस फोर्स को निकालने के बाद तब तय करेंगे कि फ्रिक्शन कितना होगा एक्चुअल, और जब एक्चुअल फ्रिक्शन मिल जाएगा तब हम पता करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आइए एक दो सवाल हम लोग और बनाएंगे इसमें। फ्रिक्शन के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता था वो ये है कि भाई फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को सारे फोर्सेस फॉलो करते हैं। जो फ्रिक्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, और वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दोनों बनाने का। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में मास दिया हुआ है, दोनों का मास मालूम है, तो फ्रिक्शन दोनों में बनाइएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक साथ दोनों पे लगता है। चलिए हम लोग सवाल बना के देखते हैं। क्वेश्चन होगा, कैसे करना है उसको मैं आपको बता रहा हूं। ये 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, ये 2 किलोग्राम की एक बॉडी है। यहां पे म्यू का वैल्यू है 0.2 और यहां पे म्यू का वैल्यू है 0.6। 10 किलोग्राम 2 किलोग्राम, म्यू का वैल्यू इस जगह पे 0.2, इस जगह पे 0.6। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं। पहले चलिए यहां पे 100 न्यूटन का एक फोर्स लगा देते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या होगा इसका। लेट अस चेक इट। तो सबसे पहले तो नॉर्मल पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो गौर कीजिए कि अब तो बेसिक बातें हम समझते हैं। यहां पे नॉर्मल का वैल्यू होगा, इस जगह पे नॉर्मल होगा 20 न्यूटन। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी स्टैटिक हॉरिजॉन्टल जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो नॉर्मल किसी भी सरफेस पे उसके ऊपर के मासेस का वेट होता है। तो यहां पे नॉर्मल 20 होगा, एंड यहां भी नॉर्मल हमें समझ में आ रहा है कि 2 और 10 12 यानी 120 न्यूटन का यहां पे नॉर्मल बनेगा। ये हम लोग समझ गए, वो कैलकुलेट करने की बहुत जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, 100 न्यूटन है और ये रुका, इसको आप खींच रहे हैं ना उधर की ओर, ध्यान दीजिएगा, इसको आपने उधर खींचा है। जब आपने इसको उधर खींचा है तो फ्रिक्शन कितना होगा, इस पे इधर की ओर जाना चाहिए। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन मैक्स बताइएगा। तो ये रहा 20 न्यूटन का नॉर्मल, 0.2 यानी कि 4 न्यूटन। 20 इंटू 4 0.2 यानी कि 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकेगा। यहां तो 100 न्यूटन लग रहा है, इसलिए जाहिर है कि एक्चुअल फ्रिक्शन 4 ही होगा। तो ये जो 4 है किसने लगाया, इसने लगाया, तो जवाब में वो भी इस पे 4 लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ये भी 4 लगाएगा। अब यहां पे देखिए, आप इस ब्लॉक को किधर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, उधर। तो इधर फ्रिक्शन एक इधर लगना चाहिए इस सरफेस पर, कितने के बराबर, यहां पे n का वैल्यू 120 है और म्यू का वैल्यू 0.2 है। तो इस जगह पर फ्रिक्शन मैक्स का वैल्यू हो जाएगा दिस इंटू दिस यानी 24 न्यूटन। अब 24 न्यूटन तो फ्रिक्शन मैक्स है, 24। अब इसका प्रोपल्सिव फोर्स कौन है, प्रोपल्सिव फोर्स 4 है। तो प्रोपल्सिव फोर्स 4 है और ये 24 है, तो एक्चुअल फ्रिक्शन कितना होगा इस पे, तो एक्चुअल फ्रिक्शन 4 न्यूटन ही होगा। हमने क्या देखा कि भाई ये दूसरा वाला ब्लॉक नहीं चल रहा, ये 4 है और ये 4 है, तो दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं होगा। आइए इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऊपर वाले का बराबर होगा 100 माइनस 4/2 यानी कि 96/2, 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन नीचे वाले का होगा 0, बिकॉज उधर 4 इधर 4। ध्यान दीजिएगा, कोई कोई स्टूडेंट इसको 24 कह देगा, यहां 24 कह के इसको पीछे कर देगा। कॉमन सेंस लगाइए, फ्रिक्शन कभी भी खींचने वाले फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 24 नहीं होगा, वरना ये तो पीछे जाने लगेगा। कोई लॉजिक बनती है इसकी, हम फोर्स उधर लगा रहे हैं और ये पीछे जा रहा है, पीछे नहीं लगाना है, ध्यान देना है वो। तो म्यू एन का वैल्यू एक्चुअल फ्रिक्शन नहीं होता है, वहां अपना दिमाग यूज कीजिएगा। म्यू एन के वैल्यू को बाहर लिखिएगा और तब सोचिएगा कि क्या पूरा म्यू एन यहाँ अवेलेबल है या कम से ही काम चल रहा है। अगर कम से काम चलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा।
तो हमने पाया कि ये वाली ब्लॉक स्लाइड कर रही है और ये वाली नहीं स्लाइड करेगी, ये यहीं पर रुकी रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन हमेशा जोड़े में लगाना है। और यहां पर एक बात मैं और इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बार बार कि फ्रिक्शन डजंट अपोज मोशन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। मान लीजिए कि ये वाली सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस सरफेस पर यहां फ्रिक्शन नीचे नहीं है, तो अगर नीचे नहीं है तो आप बताइए कि अब तो 4 न्यूटन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अगर ये सरफेस स्मूथ होती, अगर मान लीजिए ये स्मूथ होती तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, तब ये वाला ब्लॉक भी चलता, तब ऐसी हालत में नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता 4 बाई नीचे 10 kg था ना, 10 यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक क्यों चल रहा है, आप सोचिए, अपने दिमाग से लगाइए कि ये ब्लॉक क्यों चल रहा है। मैंने तो फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया था, तो ध्यान दीजिए इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया था, परंतु इस ब्लॉक ने इस पर फ्रिक्शन लगाया है और इस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक बढ़ रहा है। तो यहां पे देखिए कि इस वाले ब्लॉक में मोशन क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन ने आया। इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, किसी किसी हालत में तो फ्रिक्शन ही मोशन को ला रहा है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वाला ब्लॉक आगे बढ़ जाता और इस वाले ब्लॉक को छोड़ देता, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन है इसलिए ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इस जगह पे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, बल्कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम चलते हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जब हम चलते हैं तो चलते समय आइए हम लोग इस बात पे गौर कर लें जरा सा। ये आदमी है इस जगह पर, ध्यान दीजिए ये आदमी है। चलते समय ये आदमी, लीजिए ये आदमी खुश है थोड़ा सा। जब आदमी चलता है तो आप खुद बताएं कि वो अपने पैरों से जमीन को किधर पुश करता है, पीछे पुश करता है कि आगे पुश करता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग चलते हैं तो अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर, नीचे की ओर पुश करते हैं, मतलब हम लोग इधर की ओर फोर्स लगाते हैं, नीचे की ओर, आर। तो जवाब में पृथ्वी भी हम लोगों पे आगे की ओर फोर्स लगाती है, तिरछा, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने आर लगाया, उधर उसने आर लगाया, कांटेक्ट फोर्स। इस आर के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रिक्शन। अब ये नॉर्मल रहा और यहां पे नीचे आदमी का वेट mg रहता है, तो n और mg बराबर हो गया। अब ये बचा 100, ये क्या कर रहा है, ये आपको आगे ले जाता है। इसलिए याद रखिएगा फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो आपको आगे ले जाता है। तो फ्रिक्शन इज एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब आप जमीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन ही आपको आगे की ओर एक्सेलरेट करता है। अगर फ्रिक्शन आगे की ओर एक्सेलरेट करता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू जनरली कितना होता है, ज्यादा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है वो याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन ही होगा। गौर कीजिएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, म्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन ही ज्यादा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन से कम ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन मैक्स म्यू एन के बराबर होगा, हम ये भी कह सकते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन मैक्स म्यू एम जी के बराबर होगा। भाई इस केस में तो n इक्वल टू एम जी होगा ही। तो फ्रिक्शन मैक्स ही तो एक्सेलरेशन पैदा करता है, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्स का फॉर्मूला होगा म्यू एम जी बाई एम, यानी म्यू जी। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जमीन पर हमारा चलना या कार का चलना, किसी भी हालत में जमीन पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन और कार इट्स म्यू जी, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगा। एंड दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन न हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने को एक पेड़ में लटका लें, झूले में लटक जाएं, अब आप पैर चलाएं, चल लेंगे आप? नहीं, पैर हिलाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको फॉरवर्ड फोर्स चाहिए, फोर्स नहीं है। जब आप जमीन पे चलते हैं तो जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं तो जमीन आपको आगे की ओर पुश करती है।
वही आगे वाला जो फोर्स है उसमें से एक नॉर्मल बनता है, दूसरा फ्रिक्शन बनता है, एक आपके वेट को बैलेंस करता है, एक आपको आगे की ओर एक्सेलरेशन देता है। इसलिए जमीन पे एक्सेलरेट होने का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू जी। जमीन जितनी रुखड़ी होगी, जितना रफ होगी, उतना आप एक्सेलरेशन लेंगे। क्या आप कीचड़ में दौड़ सकते हैं? आप कीचड़ में लगा देता हूं मैं और पूरे चिकना कीचड़ और आपको कहता हूं दौड़ने के लिए, आप नहीं दौड़ पाएंगे, आप फिसल के गिर जाएंगे। क्यों नहीं दौड़ पाएंगे? क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। तब अगर म्यू का वैल्यू बहुत कम होगा तो आपका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होगा। उसी तरह से मैक्सिमम रिटार्डेशन भी म्यू जी होगा। अब मैं आगे जा रहा हूं, मैं रुकना चाहता हूं, तो रुकते समय मैं अपने पैरों को आगे की ओर पुश करता हूं ताकि मैं अर्थ पे आगे की ओर फोर्स लगाऊं, और तब अर्थ मेरे पे पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा, एक कंपोनेंट पीछे की ओर फ्रिक्शन होगा, उसी फोर्स से मैं रुकूंगा। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ऑन अर्थ होगा किसी आदमी का या किसी भी कार का, किसी भी जानवर का, म्यू जी का वैल्यू। म्यू जी से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, म्यू जी से ज्यादा रिटार्ड भी नहीं कर सकते। अगर एक कार जा रही है तो उस कार को रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। आप पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस सड़क है, मान लीजिए एकदम चिकनी सड़क है, उस पर आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं, गाड़ी नहीं रुकेगी। गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सड़क पर फ्रिक्शन ना हो। इसलिए याद रखिएगा, कार को, जो कार का इंजन होता है वो सिर्फ पहियों को घुमा सकता है, कार को चला नहीं सकता। कार को चलाने वाला फोर्स फ्रिक्शन है। तो कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी है और मैक्सिमम रिटार्डेशन म्यू जी है, लेकिन कार की स्पीड पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। आप जानते हैं ना, एक्सेलरेशन अलग बात है और स्पीड अलग बात है। तो एक्सेलरेशन म्यू जी होगा और स्पीड आप बढ़ाते जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। हम लोग जमीन पे चलते हैं, रुकते हैं, घूमते हैं, इन सारी चीजों के लिए हमें जमीन पर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। बर्फ पे क्यों नहीं हम लोग चल सकते हैं? बर्फ पे क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि बर्फ पे म्यू का वैल्यू बहुत कम होता है। बर्फ का वैल्यू, म्यू का वैल्यू बहुत कम होने की वजह से बर्फ पे हमको आगे बढ़ाने वाला फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए रुका हुआ आदमी का स्पीड चेंज करने के लिए आपको अलाउ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बदलना। अगर आप बर्फ पे रुके हुए हैं तब आप अपनी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए बर्फ पे आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर एक बार आप चल पड़े हैं बर्फ पे तो चल पड़े हैं, फिर आपको फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन तब आपको रुकने के लिए फिर से फोर्स चाहिए। इसलिए बर्फ पे अगर तेजी से चल पड़े तो अब रुकने के लिए फिर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आपको और भी क्वेश्चन होता है कि जब हम बर्फ पे चलते हैं तो छोटे छोटे कदम क्यों लेते हैं? छोटे, ज्यादा बड़े कदम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बड़े कदम लेंगे तो आपके पैर टेढ़े हो जाएंगे, ज्यादा तिरछे हो जाएंगे, और जब ज्यादा तिरछे हो जाएंगे तो नॉर्मल घट जाता है। नॉर्मल घट जाता है तो म्यू एन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन घट जाता है। तो भाई, जब फ्रिक्शन ही चलाने वाला फोर्स है और वही घट जाएगा तो ऐसे में कैसे चलेंगे? इसलिए बर्फ पे, कीचड़ पर हम लोग छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ाने से नॉर्मल का वैल्यू ज्यादा रहता है, नॉर्मल का वैल्यू ज्यादा रहने से फ्रिक्शन मैक्स का वैल्यू ज्यादा रहता है, और वही फ्रिक्शन हमें चलाता है। इसलिए तो हमें चलाने के लिए ज्यादा फोर्स मिलता है, ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑन द रोड म्यू जी, मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑन द रोड म्यू जी। मान लीजिए कि हमने एक फरारी खरीदी, फेरारी का इंजन बहुत बलवान है, इंजन बहुत तेज है, वो चक्के को बहुत तेज घुमा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सड़क पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी फेरारी मैक्सिमम स्पीड में जब चलेगी, मैक्सिमम औकात पे रहेगी, तो 5 किलोमीटर की रेस कितनी देर में पूरी कर सकती है? अब ध्यान दीजिए, फेरारी के इंजन से कोई मतलब नहीं है। फेरारी को आगे बढ़ने का एक्सेलरेशन जमीन से मिलता है, फ्रिक्शन से मिलता है। इसलिए फेरारी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है म्यू जी 0.6 इंटू 10 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो एक्सेलरेशन ले सकती है। इंजन अगर बहुत ताकतवर है तो इस एक्सेलरेशन से वो कंटिन्यू कर सकती है बस। तो
5 किलोमीटर की रेस जीतनी है, फेरारी का ड्राइवर, भाई फेरारी है, हनुमान जी है, फेरारी के पास बहुत ताकत है, तो ड्राइवर पूरी तरह से एक्सेलरेशन ही कर जाता है। अगर मान लीजिए तो आप लिखेंगे ना 5000 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। यूटी यानी 0 से शुरुआत हो रही प्लस पूरा एक्सेलरेशन ही करता चला गया मान लीजिए, तो ऐसे केस में टी का वैल्यू आएगा 10,000/6 का रूट सेकेंड। इससे कम समय में, ज्यादा समय में ये इतने टाइम में जो है ना कम से कम ये रेस लगा सकता है, इतना फास्ट जा सकता है, उससे कम टाइम में नहीं जा सकेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि वो यहां पे आता है तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं, यहां पर उसकी स्पीड बहुत हाई होगी। तो कितनी स्पीड होगी जरा बताइए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो 6 इंटू टी 10,000/√6 का रूट, ये इतना मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड होगी। तो क्या वो यहां पे रुक जाएगा? नहीं, अब ब्रेक लगाएगा और फिर उतनी दूर जाके रुकेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि फेरारी जो है चल रही है, उसका एक्सेलरेशन आपको इतना मालूम है, रिटार्डेशन भी आपको इतना ही मालूम है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई फेरारी को यहां से चालू होके यहां पर रुक जाना है, तब आप मिनिमम टाइम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि रुकने का एक्सेलरेशन भी यही है और रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन सब यही है, इसलिए अगर मान लीजिए कि मैं कंडीशन दे देता हूं कि फेरारी यहां से चल के यहां रुकनी है, तो फिर आधे डिस्टेंस तक एक्सेलरेट कराइएगा, फिर आधे डिस्टेंस तक रिटार्ड कराइएगा, तब आधा आधा रिटार्डेशन कराइएगा तो यहां पे रुक जाएगी, तब आप टाइम निकाल सकिएगा। इसलिए हड़बड़ मत कीजिएगा, और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्रिक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल बना के हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन पे बहुत तवज्जो, ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छा से इसको अच्छे से देखा, लेकिन फ्रिक्शन ही एकमात्र चैप्टर नहीं है, 11 के बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा मैकेनिक्स है, तो थोड़ा तेजी से भी हम लोगों को जाना पड़ेगा। आइए हम लोग एक ही सवाल और बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये है स्मॉल m और ये है कैपिटल M। क्वेश्चन है, यहां पे बीच में सरफेस म्यू है। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द फोर्स मैक्सिमम फॉर विच दे डोंट स्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे स्लाइड ना करें। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स के साथ मैंने टर्म यूज कर लिया मैक्सिमम फोर्स, वरना अगर मैं यूज नहीं करता तो आप इसको 0 आंसर बोल देते। 0 फोर्स लगाया तो स्लाइड नहीं करेगा, आंसर हो गया। लेकिन नहीं, 0 पे भी नहीं चलेगा, हो सकता है 10 न्यूटन पे भी स्लाइड न करें, हो सकता है 20 न्यूटन पे स्लाइड न करें, हो सकता है 50 न्यूटन पे स्लाइड न करें। तो आप वो मैक्सिमम ये वाला फोर्स बताइए जब ये स्लाइड नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार का कंडीशन आएगा तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल बना लें। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू होगा mg, और यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू होगा m प्लस mg। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है आपको दिख भी रहा है। हाँ, n इक्वल टू mg, n इक्वल टू, या दोनों नॉर्मल मिल गए। अब आइए, फ्रिक्शन तो सिर्फ यहाँ है, चलिए चेक करते हैं। ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, नीचे खींच रहा है, ये टेंशन होगा, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। अब सोचिए कि कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा है। ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब इस वाले ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगेगा इधर, और इसके चलते इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा Fr। ध्यान दीजिएगा, क्यों? इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिए, चूंकि इस ब्लॉक में इधर खींचने की टेंडेंसी है, इसलिए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा उधर। ये फ्रिक्शन कहां से लगा है? यहां से लगा है। तो जब ये ब्लॉक इस पर इधर फ्रिक्शन लगाएगा तो ये वाला ब्लॉक भी उस पर उधर फ्रिक्शन लगाएगा। मामला क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा जोड़े में लगता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रिक्शन है कितना। यहाँ पे नॉर्मल कितना बताया था आपने? mg, तो म्यू से गुना करेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा म्यू mg, और ये वाला भी होगा फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू mg। यहां वाला नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ पे भी मैं देता एक फ्रिक्शन इधर की ओर, म्यू इंटू m प्लस mg देता, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं दिया। चलिए, तो अब आप आगे बढ़े। अब चूंकि मूव नहीं कर रहा, और हम लोगों ने जो है ये जो इस जगह पे आप देखें, हम लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू ले लिया है, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया है, इसलिए आप जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे चलना शुरू कर देगा।
चलने के जस्ट कंडीशन पे होगा। आइए जोड़िए, F इक्वल टू होगा म्यू एम जी प्लस टी, जस्ट इक्वल, और यहां होगा T इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक से देखिए, F इक्वल टू म्यू एम जी प्लस टी, और यहां होगा T इक्वल टू म्यू एम जी। तो अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो F का वैल्यू आएगा 2 म्यू एम जी। इतना फोर्स आप लगा सकेंगे सो दैट ये स्लाइड ना करे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 4 म्यू एम जी हो तब क्या होगा? तब तो आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो अब तो ये स्लाइड करेंगे। देन एक्सेलरेशन बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स का वैल्यू बता दिया हमने कि भाई 4 म्यू एम जी है, तो ध्यान दीजिए 4 म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू पे है, सब कुछ मैक्सिमम ही है, इसलिए आइए अब इसको इधर एक्सेलरेशन दे दें और इसको इधर दे दें। क्यों? ये तो भाई एटवुड मशीन टाइप की चीज है, अगर ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, ये तो हम लोगों को कंफर्म मालूम है। तो अब हम लिखेंगे 4 म्यू एम जी माइनस टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए। देखिए दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम ए, और इसको लिखेंगे टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए। इन दोनों को अगर आप ट्रीट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू एम प्लस एम ए, और ऐसे में ए बराबर आएगा 2 म्यू एम जी बाई एम प्लस एम। तो गौर कीजिएगा कि हर किताब में आप जब चाहेंगे क्वेश्चन बनाना तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो कंसेप्ट्स मैं आपको कन्वे करना चाहता था फ्रिक्शन के बारे में, उसमें से मैक्सिमम मैंने कन्वे कर लिए हैं, और एक क्लास जो है इसमें, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। तो अगला क्लास जो होगा हम लोगों का वो होगा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप मेरे साथ बने रहें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, हर ज़रूरतमंद को इन क्लासेस की लिंक दे दें। सिलेबस समय पर कंप्लीट होगा। थैंक यू।